हेलो दोस्तों, मैं स्टूडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि टेंस क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। हम लोगों ने टेंस के स्ट्रक्चर को समझा था। तो आज हम सबसे पहले टेंस, प्रेजेंट टेंस के सभी भागों के बारे में, उनकी सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज प्रेजेंट टेंस के चारों भागों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, यानी कि इसके पहचान करने का तरीका है। ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। दोस्तों, इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। इसी टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। देखिए, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये आपका यस और ईएस, ये आपके केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो यस या यस ये हेल्पिंग वर्ब है ये केवल आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज की जाती है। बाकी निगेटिव से और इंट्रोगेटिव से, चाहे वो WH टाइप हो चाहे वो यस और नो टाइप हो, उसमें आपका डू डज यूज होता है। आइए हम इसको समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा राम विद्यालय जाता है। ठीक, ये एक सिंपल सा आपका है और कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो इसमें देखिए ये जो आपका राम है ये तो आपका काम करने वाला हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता, काम करने वाले को। यानी कि रूल के हिसाब से आप चलेंगे तो पहले क्या होगा आपका सब्जेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा आपका राम। ठीक, अब जो ये यस या यस है ये वर्ब के साथ यूज होगा आपका। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब क्या है, इसको वर्ब उसको बोला जाता है जो काम किया जाता है। जिसके द्वारा किया जाए उसे कर्ता और जो काम किया जाए उसे वर्ब कहा जाता है, यानी कि क्रिया। तो काम कौन सा किया जा रहा है, जाने का, और जाना का क्या होता है, गो, यानी कि राम गो। उसके बाद यस या यस का यूज करने के हिसाब से इसमें क्या लग जाएगा आपका गोज। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ जा रहा है, विद्यालय, यानी कि राम गोज टू स्कूल। ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे राम ना होता, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट राम ना होता, यहाँ पे मैं दे देता कि मैं विद्यालय जाता हूँ। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अगर बात होती कि मैं विद्यालय जाता हूँ तो यहाँ पे आपका राम तो हट जाता, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मैं की जगह पे आपका क्या हो जाता, आई। और इस समय आपका ये क्या है, आई आपका क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। और यस या यस का यूज सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ ही होता है, प्लूरल नंबर के साथ आपका यस या यस हट जाता है। ठीक, तो इसमें आई गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, एक सिंपल सा। अब आगे देखते हैं। अब हमें थोड़ा बड़े में चलना है। जैसे जैसे मैंने बात किया कि धोबी नदी पर कपड़ा नहीं धोता है। ठीक, हमने क्या बात की, धोबी नदी पर कपड़ा नहीं धोता है। ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसे, क्योंकि इसमें आपका क्या आ गया है, नहीं शब्द आ गया है, नकारात्मक शब्द आ गया है आपका। ठीक, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट के हिसाब, रूल के हिसाब से चलिए। देखिए, आप अगर रूल के हिसाब से लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बात की कि धोबी नदी पर कपड़ा नहीं धोता है, आप सारे कामों को भूल जाइए। सबसे पहले आप ये देखिए कि काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, इसमें कर्ता कौन है, काम कर कौन रहा है, काम कौन कर रहा है, धोबी। और धोबी को क्या बोला जाता है, वॉशरमैन, वॉशरमैन। ठीक है, आपका क्या हो गया, चलिए सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। ठीक, अब आपको क्या यूज करना है, अब यस या यस तो आपको लगाना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके क्या आ गया है, निगेटिव सेंटेंस आ गया, इसको आप भूल जाइए। अब आपको या तो डू लगाना है या तो डज लगाना है। ठीक,
तो देखिए जो आपका डज है वो एक वचन के कर्ता के साथ लगता है और जो आपका डू है वो बहुवचन के कर्ता के साथ लगता है, ठीक। यानी कि ये सिंगुलर नंबर के साथ और ये प्लूरल नंबर के साथ। और जैसे आपको ही, सी, इट, नेम ये मिल जाए तो आपको क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक। आपको आई, बी, यू, दे यानी कि प्लस इसके साथ आपको सिंगुलर नंबर का कर्ता मिले ही, सी, इट, नेम के साथ तो आपका डज का यूज होगा, और आई, बी, यू, दे के साथ कोई प्लूरल नंबर मिल जाए तो उसके साथ आपका डू का यूज होगा। तो देखिए आपको जो वाशरमैन है वो एक नाम है और नाम के साथ हमेशा क्या लगेगा, आपका डज लगेगा, ठीक। तो वाशरमैन डज, ठीक। अब आपका क्या आ गया है, निगेटिव, तो यहीं पे आप क्या लगा देंगे, नॉट। क्या हो गया, वाशरमैन डज नॉट। अब देखिए इतना तो हो गया। अब ये धोबी मेन काम क्या कर रहा है, धो रहा है। ये मत देखिए कपड़ा धो रहा है, पहले आप देखिए कि कर क्या रहा है, वो धो रहा है। क्या धो रहा है, बाद में देखा जाएगा, पहले वो धो रहा है यानी कि वॉश। तो क्या हो गया, वाशरमैन डज नॉट वॉश, ठीक। अब क्या धो रहा है, ये देखिए धो क्या रहा है, वो कपड़ा, क्लॉथ, ठीक। काम करने वाला आपका सब्जेक्ट का काम हो गया, हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया, आपने नॉट भी लगा दी, ठीक। और वर्ब मेन काम क्या हो रहा है वो हो गया। काम कैसे, काम जो किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, धोने का, क्या धोया जा रहा है, कपड़ा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपका बचता है क्या, अदर वर्ड। अगर धो रहा है, कपड़ा धुल रहा है तो कहाँ धुल रहा है, वो नदी पर धुल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑन द रिवर। अगर आप इस एक टेंस को समझ लेंगे तो आगे की टेंसों को आपको करने की ज़्यादा परेशानी नहीं होगी करने में, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव में हो गया, ठीक। अब इसी को मैं इसी में समझ लीजिए, जैसे मैं इसी को इंट्रोगेटिव में बनाना चाहूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि क्या धोबी नदी पर कपड़ा धोता है, या क्या धोबी नदी पर कपड़ा नहीं धुलता है, तो आपका क्या होगा, कुछ आपको करना नहीं है, आपका सब चीज यही रहेगा, ठीक है ना। आपको बस ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो आपको पहले रख देना है, ठीक। आपको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में ले जाना है। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि क्या धोबी नदी पर कपड़ा धोता है, यस या नो टाइप है। आप पूछ रहे हैं कि क्या धोबी नदी पर कपड़ा धोता है, तो क्या हो जाएगा, डज वाशरमैन वॉश क्लॉथ ऑन द रिवर। देखिए हमने इसमें कुछ किया नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ डज को पहले उठा के रख दिया, बाकी सब चीज हमारा जैसे का तैसे हो गया। ये अभी आपका क्या था, केवल यस सॉरी प्रश्नवाचक था, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, क्योंकि आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है। ये क्या है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, और यह आपका है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, आपको करना क्या है, डज वाशर मैन, यहीं पे आपको क्या जोड़ देना है, नॉट का यूज कर देना है, बाकी आपको वैसे का जैसे पूरा लिख देना है, ठीक है। अब आपको इसको WH टाइप बना देना है। जैसे अभी तक तो आपने क्या पढ़ा कि धोबी नदी पर कपड़ा धोता है, धोबी नदी पर कपड़ा नहीं धोता है, फिर आप आए कि क्या धोबी नदी पर कपड़ा धोता है, फिर आप पढ़े क्या धोबी नदी पर कपड़ा नहीं धोता है। अब आगे ये पूछा जाएगा आपसे कि धोबी नदी पर कपड़ा क्यों धोता है, या कैसे धोता है, या कहाँ धोता है, या कब धोता है। यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिल जाए, एनी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग को लिख देंगे। यहाँ पे मैंने QW लिखा है क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड लग सकते हैं। जैसे मैं एक ले ही लेता हूँ एज ए एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि धोबी नदी पर कपड़ा क्यों धोता है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे वाई को लिख दूंगा, ठीक। क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि मीनिंग वाई होती है, मैंने वाई लिखा। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि क्या धोबी नदी पर कपड़ा क्यों धुलता है, ठीक। आपने वाई लिखा। अब वाई के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर उसमें नकारात्मक वाक्य है तो नहीं लगाना बीच में, नहीं है तो उसको छोड़िए, आपको यही वाला पूरा उतार देना है। देखिए एक बार फिर समझिए इसको, जब आपको कोई डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए, ठीक है ना, यानी कि WH टाइप वाले आपको प्रश्नवाचक शब्द मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे, उसको आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग को लिख दीजिए, और इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है वही पूरा लिख दीजिए। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, वाई डज वाशरमैन वॉश
क्लॉथ ऑन द रिवर। ठीक है, अगर इसी में मैं कह दूं कि क्या धोबी नदी पर कपड़ा क्यों नहीं धोता है, ठीक, सॉरी क्या नहीं रहेगा, धोबी नदी पर कपड़ा क्यों नहीं धुलता है, तो आपका इसमें नॉट भी लग जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा आपका, वाई डज वॉशर मैन नॉट वॉश क्लॉथ ऑन द रिवर। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई एक सेंटेंस दिया जाए, कोई एक वाक्य दिया जाए, और वो वाक्य आपका जब अफर्मेटिव में हो, तब आपको यस या यस यूज करना है। वो भी किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस का यूज करना है, बाकी प्लूरल नंबर के साथ आपका यस या यस का यूज नहीं होगा। ठीक, और आपको फिर उसके बाद अगर निगेटिव मिल जाए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये आपका, ये तो इसका है ही, ठीक, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर ये आपका क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये आपका डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, तो जब आपको कोई मिले निगेटिव सेंटेंस, आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। ठीक, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, पहले रख देना है, और बाकी जैसे का तैसे लिख देना है। ठीक, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, सब्जेक्ट का लिखना है, फिर उसके बाद नॉट का यूज करके बाकी वैसे के वैसे लिख देना है। ठीक, फिर आपको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मिल जाता है, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाता है, तो आप पहले क्वेश्चन वर्ड, कोई भी एनी भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, ठीक, उसकी मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रोल लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मिलता है, तो आप क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम हो गया। ठीक, अब हम अगला देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। अगला हमारा कौन सा है, दूसरा वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला है। अब देखिए, सबसे पहले तो इसकी पहचान हम जानते हैं, तो इसकी पहचान ये हो जाएगी कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि इसमें आपका काम क्या होगा, जारी रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसकी पहचान आपके अंत में क्या आएंगे, आपके रहा है, रही हैं या रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि आपके इसमें इस तरह के वाक्य आएंगे, आदि etc हो गए आपके, मान लीजिए इसी तरह के आपके वाक्य रहेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे। और इसमें आपका रूल क्या हो जाएगा, इसमें आपका रूल हो जाएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब में आपका हो जाता है इज, एम, आर। ठीक, प्लस आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा, चाहे आप इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलिए या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि क्रिया की चौथी अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम इसमें पहले इसका एग्जाम्पल करने से पहले कुछ हम जान लेते हैं। इसमें आपको तीन चीज बताया गया है, इज, एम, आर। ठीक है ना, तो आपका जो इज होता है, सॉरी, आपका जो इज होता है वो किसके साथ लगेगा, आपका ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, और सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है ना, किसके किसके साथ, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ आपका इज का यूज होगा। ठीक है ना, आपका जो एम है ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आई के लिए ही यूज होता है। ठीक है ना, अब देखिए, अगर आपको आर समझना है, आर किस किस के साथ लगेगा, यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया, इनके साथ आपका क्या लगेगा, आर लगेगा। और आपको जैसे प्लूरल नंबर मिल गए, ठीक है ना, तो इनके साथ आपका क्या लगेगा, आर लगेगा। यानी कि ही, सी, इट, नेम या एक वचन के कर्ता हो गए तो आपका इज का यूज होगा, और आई के साथ एम का यूज होगा। उसके बाद आपको बचा यू, वी, दे और बहुवचन के कर्ता हैं तो उनके साथ आपका आर का यूज होगा। ठीक है ना, तो हम लोग अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं।
तो जैसे मैंने कहा कि राधा छत पर पतंग उड़ा रही है। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि राधा छत पर पतंग उड़ा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राधा की स्पेलिंग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है, काम करने वाली कौन है? राधा। तो क्या हो जाएगा, पहले राधा, ठीक, और राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी? इज, क्योंकि ये आपका क्या है, एक नाम है। तो क्या हो गया, राधा इज। इसका मेन काम क्या है? उड़ा रही है, फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रही है? पतंग उड़ा रही है, काइट। पतंग उड़ा रही है, कहाँ उड़ा रही है? छत पर। तो क्या हो जाएगा, ऑन द रूफ। देखिए सेंटेंस आपका कितना भी बड़ा हो, जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हुए उसको करेंगे तो आपको इजी लगेगा, आप उसको आसानी से करते चले जाएंगे। जैसे मैंने क्या कहा, आप पहले ये सोचिए कि सब चीज भूल जाइए, चाहे जितना बड़ा हो। आप ये देखिए कि काम कौन कर रहा है, काम राधा कर रही थी, हो गया। आप उसका टेंस पहचानिए, कौन सा टेंस है, रहा रही है, उसके लिए हमने क्या लगाया? इज लगाया। ठीक, अब इज लगाने के बाद राधा का मेन काम क्या है? राधा पहला काम क्या कर रही है? वो उड़ा रही है। क्या उड़ा रही है? ये बाद में देखा जाएगा, पहले वो उड़ा रही है। तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रही है? पतंग उड़ा रही है। कहाँ उड़ा रही है? छत पर उड़ा रही है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें भी आपको अगर निगेटिव करना है तो आपका निगेटिव सेंटेंस में आपको मिल जाएगा, राधा इज नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। ठीक है, अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। आपका हो जाएगा ये, यही होगा आपका ये रूल जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इज राधा फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। ठीक, अब आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो यही हो जाएगा आपका, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इज राधा नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। ठीक है, आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। आप क्या करेंगे, इसमें भी आप कोई क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए, या आपको कोई भी एनी क्वेश्चन वर्ड दे जा सकता है। जैसे हम इस बार हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप A to Z कोई भी क्वेश्चन वर्ड रख सकते हैं। जैसे आपका है राधा छत पर पतंग उड़ा रही है, आप कुछ भी लगा दीजिए। राधा छत पर पतंग कब उड़ा रही है? राधा छत पर पतंग कहाँ उड़ा रही है? राधा छत पर पतंग कैसे उड़ा रही है? राधा छत पर पतंग कब से उड़ा रही है? ठीक है ना, तो ये आपके क्या हो गए, क्वेश्चन वर्ड हो गए। तो यहाँ पे आप उसकी मीनिंग लिख दीजिए। बाकी आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा रूल लगा दीजिए। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद इज राधा फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। जैसे मान लीजिए वहाँ यहाँ पे वाई है, तो वाई इज राधा नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमने दो टेंसों को पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान क्या हो जाएगी, ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, उठा है, बैठा है, यानी कि आदि शब्द, एनी शब्द आए तो क्या हो जाएंगे आपके, इस टाइप के एनी शब्द आए तो आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, जैसे चुका है, चुकी है। कभी कभी देखिए ऐसा नहीं आता है, चुका है चुकी आपको नहीं मिलता और मिल जाता है। जैसे लिया है, दिया है, और जैसे आ जाए आ है, ई है, ए है। ठीक है ना,
इस टाइप के आपको शब्द मिले तो आप क्या पहचान जाएंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल देखिए, इसमें भी वही, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आपका क्या यूज होगा, क्रिया की तीसरी अवस्था। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि माता जी घर में खाना बना चुकी हैं। हमने क्या लिखा कि माता जी घर में खाना बना चुकी हैं या माता जी घर में खाना पका चुकी हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माता जी यानी कि ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए, काम करने वाली कौन है, माता जी। पहले क्या हो जाएगा, मदर, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। अब ये भी जान लीजिए किसके साथ हैज और किसके साथ हैव। तो सिंगुलर के साथ आपका हैज का यूज होगा, प्लूरल के साथ हैव, यानी कि ही सी इट नेम के साथ हैज, आई बी यू दे के साथ हैव, ठीक है ना। हैज यानी कि क्या हो जाएगा आपका, मदर हैज, मेन काम क्या है, पकाना बनाना, खाना पकाना क्या होता है, कुक। थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, कुक्ड। इसको करने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपको, मदर हैज़ कुक्ड, क्या बना रही हैं, खाना बना रही हैं, फूड। कहाँ बना रही हैं या कहाँ बना चुकी हैं, घर में, क्या हो जाएगा, इन द होम, ठीक। अब इसको भी आप वैसे ही बना सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या बनाना है, इसका निगेटिव बनाना है, तो मदर हैज़, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड इन द होम, ठीक, निगेटिव सेंटेंस। फिर आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसमें क्या होगा आपका, हैज़ हैव जो पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज़ मदर कुक्ड फूड इन द होम, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब आगे देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हैज़ मदर, नॉट लग जाएगा यहाँ पे, नॉट कुक्ड फूड इन द होम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिख दीजिए। आपको क्या बनाना है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की जो क्वेश्चन वर्ड आपको दिया रहेगा उसकी आप क्या करेंगे, मीनिंग लिखेंगे। केवल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला पूरा उठा के रख दीजिए, ठीक। और अगर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, कौन सा हो, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, तो आप क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद कौन सा रखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वाला रखेंगे। क्यों, देखिए आप डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव रख रहे हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये वाला आपको नियम लगा देना है। आप केवल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रूल पूरा लगाते रहना है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसके भी अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये भी आएगा, लेकिन इसके साथ समय के साथ आएगा, ठीक है ना। तो इसकी पहचान ये हो जाएगी कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में समय के साथ, ऐसे वाक्य जिसके अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक। क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक। और से पहले रहेगा, क्या रहेगा,
से शब्द पहले रहेगा क्योंकि ये समय के साथ जुड़ा रहता है, इसमें एक समय एक टाइम की बात की जाती है और से शब्द इसमें रहेगा। तो इसका रूल आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम। इसका क्या हो गया, ये रूल हो गया। सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, ठीक है ना। जैसे हमको क्या इसका एक एग्जांपल समझना है। एग्जाम्पल देखने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें आपको दिया गया है सिंस या फॉर। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि किसके साथ सिंस लगाएं और किसके साथ फॉर लगाएं। देखिए, जो सिंस होता है एक निश्चित समय के लिए लगता है और जो फॉर होता है एक अनिश्चित समय के लिए लगता है। जैसे बात ये की जाए कि आपके मंथ होते हैं यानी कि महीने होते हैं, साल होते हैं, हफ्ते होते हैं। आपको अगर एक समूह के बारे किसी शब्द में किसी वाक्य में आपको एक समूह की तरह बताया जा रहा हो, जैसे मैंने कहा कि वह कई महीनों से, वह कई सालों से, वह कई हफ्तों से, वह कई दिनों से, वह 4 घंटों से, मतलब एक ग्रुप के हिसाब से बताया जा रहा है, एक समूह के हिसाब से बताया जा रहा है, एक निश्चित समय नहीं है। तो क्या करेंगे आप, फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैंने उसी महीने में से किसी महीने का नाम ले लिया, जैसे मैंने क्या कहा कि वह जनवरी से, मैंने कह दिया कि वह फरवरी से, मैंने कह दिया वह सोमवार से, वह मंगलवार से, वह 4 बजे से, वह सुबह से, वह शाम से, वह दोपहर से। यानी कि मैं अगर एक छोटे शब्द में कहूँ वो अकेला सुनने में लगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसके साथ सिंस का यूज होगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने कहा कि तुम 2 हफ्ते से दिल्ली में पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये क्या है, तुम 2 हफ्तों से दिल्ली में पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, क्या हो जाएगा, यू। फिर उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, हैव, और हैव के साथ आपको बीन जोड़ना है, तो यू हैव बीन। बीन काम क्या है इसका, पढ़ाना, टीचिंग। कहाँ पढ़ा रहा है, दिल्ली में, इन द दिल्ली। अब देखिए टाइम पे आइए, टाइम क्या दिया गया है, कब से पढ़ा रहा है, 2 हफ्ते से। अब हफ्ते में से किसी का नाम नहीं बताया गया, एक समूह की तरह उसे जोड़ दिया कि सुनने में कैसा रहा है, 2 हफ्ते से, एक समूह की तरह बता दिया गया। तो क्या हो जाएगा, इसमें फॉर का यूज होगा, फॉर 2 वीक्स, ठीक है ना। ये हो गया। जैसे मैंने कहा कि वह सुबह से खेल रही है। हमने क्या कहा कि वह सुबह से खेल रही है। सबसे पहले वह, अब देखिए वह सुबह से खेल रही है, सुनने में आ रहा है एक लड़की है, तो वह के लिए यहाँ पे ही ना होके क्या आएगा आपका, सी आएगा, और सी के साथ आपका क्या लगेगा, हैज बीन, इसमें जुड़ेगा ही। मेन काम क्या है इसका, खेलना, खेलना का प्ले एंड आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब देखिए टाइम पे कैसे खेल रही है, सुबह से, निश्चित समय बता दिया गया है कि सुबह से खेल रही है, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें इस बार सिंस, और क्या है, मॉर्निंग। कब से, सुबह से खेल रही है, ठीक है ना। तो सिंस और फार वाला यही एक है, मतलब इसमें समझने की यही बात है कि अगर आपको एक तरीके से वो बता दिया जाए कि आपको सुनने में लगे हाँ ये एक टाइम निश्चित बताया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंस का यूज होगा। और आपको अगर किसी समूह की तरह बता दिया जाए कि घंटों से, महीनों से, सालों से, हफ्तों से, दिनों से, तो आपका किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। ये तो आपके सिंपल थे। अब आपको आगे अगर समझना है तो आगे देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्या महेश कई
महीनों से सो रहा है। ठीक, क्या है कि क्या महेश कई महीनों से सो रहा है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या है तो क्या लगाएंगे, पहले हैज़ या हैव क्या लगाएंगे, महेश है, महेश एक नाम है तो पहले आप क्या लगाएंगे, हैज़। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट। देखिए इसमें मैंने हैज़ के साथ इस बार बीन नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि आप पहले हैज़ हैव का यूज़ करने के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद तो आप बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और अगर नॉट रहेगा तो हैज़ नॉट बीन उसके बाद रहेगा। तो आप सब्जेक्ट क्या है, महेश, नाम तो पहला लेटर कैपिटल में रहेगा आपका, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बीन। अब मेन काम इसका क्या है, सोना, स्लीपिंग। कहाँ सो रहा है, कैसे सो रहा है, ये तो दिया नहीं गया है आपको, डायरेक्ट टाइम की बात बता दी गई है। कहाँ सो, कब से सो रहा है, कई महीनों से। अब देखिए इसमें महीने का नाम नहीं बताया गया, एक समूह की तरह बोल दिया गया, कब से सो रहा है, कई महीने से। तो क्या हो जाएगा आपका, फॉर मेनी मंथ्स। या इसमें यस ना भी लगाइए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप मेनी शब्द लगा रहे हैं, मेनी क्या है, कई, ये अर्थ ही एक निकल है आपको क्या इसमें ले जाए, बहुवचन में ले जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहे यस लगाएं या ना लगाएं, उसमें वैसे लगेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अगर मैं कह दूं कि क्या महेश कई महीनों से नहीं सो रहा है, तो हैज महेश, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे मैंने कोई क्वेश्चन और मैंने ला दिया, जैसे मैंने कहा कि महेश कई महीनों से कहाँ सो रहा है, क्या कहा मैंने, महेश कई महीनों से कहाँ सो रहा है। तो क्या हो जाएगा, वेयर हैज महेश, क्या हो गया आपका, वेयर हैज महेश, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या लगेगा, बीन। मेन काम क्या है इसका, स्लीपिंग फॉर मेनी मंथ, ठीक। इसमें भी अगर नहीं शब्द आ जाएगा क्या हो जाएगा, वेयर हैज महेश नॉट बीन स्लीपिंग फॉर मेनी मंथ्स, ठीक है ना। एक बार इसको आप फिर से ये वाला देख लीजिए। इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि ऐसे वाक्य जिसमें समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे वर्ब की या क्रिया की चौथी अवस्था भी कहा जाता है, ठीक। ऑब्जेक्ट और इसमें सिंस या फॉर, उसके बाद आप टाइम लगा देते हैं। सिंस या फॉर को समझने वाली बात है, तो जब आपको एक निश्चित समय बता दिया जाए, आपको लगे कि हाँ ये अकेला टाइम है, एक अकेला समय बताया जा रहा है, आप सिंस का यूज कीजिए। और आपको जब एक समूह की तरह बताया जाए, एक ग्रुप की तरह बताया जाए, लगे कि हाँ इसमें बहुत सारे हैं, आपको सुनने में लगे बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है, तो आप क्या करेंगे, उसमें फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में और इसके अगले टॉपिक के पास।